स्वर्गीय नंदकिशोर सिंह शर्मा जो एक साधारण अध्यापक थे, जिनका यहाँ पे जन्म हुआ और उन्होंने राजाओं का समय भी देखा, जैसलमेर में लोकतंत्र का भी समय देखा और भारत पाकिस्तान विभाजन और उसके बाद जो भारत परमाणु शक्ति बना 1974 में जो फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में, क्योंकि वो एक कारण बना जैसलमेर में पर्यटक शुरू होने का, क्योंकि उसके बाद जैसलमेर में पर्यटन आना शुरू हुआ। कैसे हुआ? तो उसके बाद जब जैसलमेर ने परमाणु शक्ति बना पोखरण में जो परीक्षण किया, उसके बाद कई बाहर से विदेशों से और अपने देश से भी कई जर्नलिस्ट और कई लोग साइंटिस्ट और इस तरह के लोग आए जो रेडिएशन इफेक्ट की जांच करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। और उन्होंने जब यहाँ पे मरुस्थल होने के बावजूद, थार डेजर्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे देखा बहुत सुंदर किला, हवेलियाँ, तो उनको एक सुंदर फोटोग्राफ उन्होंने अपने अपने शहरों में और अपने देश में जाके उन मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश की और धीरे धीरे जैसलमेर को माउथ पब्लिसिटी मिली। और दूसरा कारण बांग्ला फिल्म मेकर सत्यजीत राय साहब का यहाँ पे फिल्म बनाना, गोपी गायन, बागा बायन और सोनार किला, और उसके बाद जो इंडियन फिल्म मेकर्स थे उन्होंने भी कई मूवीज बनाई जैसे रेशमा और शेरा, कई नाम हैं। तो वो जब फिल्में जब सिल्वर स्क्रीन पे लोगों ने जब जैसलमेर को देखा तो जैसलमेर आने की उनको चाह पड़ी और धीरे धीरे जैसलमेर में पर्यटन शुरू हुआ। और चूंकि शर्मा जी इतिहास के अध्यापक थे, नेशनल अवार्डेड टीचर, तो उनको ऐसे गाइड जो बाहर से हाई डिग्निटी के लोग आते थे या दूसरे भी शोधार्थी विद्यार्थी आते थे, उनके साथ गाइड के रूप में भेजा जाता था जैसलमेर की अधिक जानकारी लेने के लिए। और वो उनसे तरह तरह के सवाल पूछते थे कि जैसलमेर जब एक मिट्टी का शहर था, यहाँ पे पानी की कमी, 10-10 साल तक जब बारिश नहीं होती थी, खेती बाड़ी के साधन नहीं, और कई सालों पहले यहाँ पे पर्यटक भी नहीं आते थे। उसके बाद भी जैसलमेर इतना रिच क्यों था? क्यों यहाँ पे सुंदर किला बना, इतनी सुंदर हवेलियां बनी? और सबसे दूसरा बड़ा सवाल कि जब इतना सुंदर शहर था और इतनी सुंदर हवेलियों में लोग रहते थे उस समय, तो इतने सालों पहले इसको छोड़ के भी क्यों चले गए? तो उन और दूसरा मांगनियार जाति के बारे में, जैसलमेर के इतिहास के बारे में तरह तरह के सवाल से इंस्पायर्ड होकर शर्मा जी ने जैसलमेर की हिस्ट्री लिखनी शुरू की और अपने जीवन पर्यंत 40 किताबें जैसलमेर के इतिहास को बचाने के लिए लिखी। और ये पुरानी चीजों का संग्रह भी करते गए। उनको एक शौक था कि पुरानी चीजों को भी प्रिजर्व करना है, तो उनको जो भी चीज मिलती, मैन्युस्क्रिप्ट, सिक्के, पट्टे, परवाने, उनका कलेक्शन करते रहे और घर पे रखा उनको। म्यूजियम बनाने के पैसे नहीं थे, तो जब टीचिंग जॉब से रिटायर्ड हुए सरकार से, जो उनको पैसा मिला रिटायरमेंट फंड, तो इससे ये जमीन का टुकड़ा खरीदा और धीरे धीरे स्लोली इस बिल्डिंग का निर्माण किया और इसमें म्यूजियम एस्टेब्लिश किया। और उसके बाद इसका उद्घाटन महामहिम उपराष्ट्रपति डे ने 1997 स्वर्गीय के.आर. नारायणन जी से के हाथों से हुआ। उससे पहले एक रेंटेड जगह पे गढ़ीसर तालाब के पास में अपना छोटा सा म्यूजियम चलाते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये म्यूजियम डेवलप किया। और उसके बाद ये कठपुतली का खेल भी यहाँ पे शुरू किया इन पुराने आर्ट को बचाने के लिए, क्योंकि ये भी हमारी पुरानी पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे खत्म हो रही थी। विशेषकर भारत में जब सिनेमा और टेलीविजन का आगमन हुआ, 1912 में साइलेंट मूवी के साथ शुरू हुआ, 1930 में साउंड के साथ मूवी आई और धीरे धीरे जब छोटा पर्दा टेलीविजन आया, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी पुरानी कलाएं, मनोरंजन की कलाएं, जिसमें फोक ड्रामा, जो लोग गांव-गांव जाके लोगों को स्टोरी टेल करते थे, रामायण, महाभारत, रासलीला करते थे, वो सब खत्म हो गया। विक्रम बेताल की कहानियां, नाना नानी के किस्से, तोता मैना की कहानियां, मोबाइल टेम्पल, बापू जी की स्वर्ड। तो इसका कारण न केवल सिनेमा रहा, वरन जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब न केवल हमने अपने वीर योद्धाओं को खोया, बल्कि उसके साथ साथ में हमारी कला, संस्कृति, शिक्षा पद्धति, इतिहास, मनोरंजन के साधन भी खोते गए। तो इन सब कारणों से समय ब्रिटिश का और सिनेमा टेलीविजन आने के बाद ये कलाएं धीरे धीरे खत्म हो रही। शर्मा जी का मेन एम था यहाँ की कल्चर को प्रिजर्व करना, इसीलिए राजस्थान का कल्चर, ये कठपुतली कला को बचाने के लिए यहाँ पे शो शुरू किया ताकि कला बच सके और आने वाले देशी और विदेशी मेहमान पपेट शो को एंजॉय कर सके। बताते हैं 2500 वर्ष पुराना इनका इतिहास है। पिता से पुत्र के रूप में ये शिक्षा इनको विरासत में मिलती है। काठ की पुतली, आग के पेड़ की लकड़ी काट के लाते हैं, जो सॉफ्ट होती है, उससे अलग अलग कार्विंग करके मैन वुमेन को सेट देते हैं। उनकी महिलाएं, बहन बेटियां सुंदर कपड़े तैयार करके उसको सजाती है और जब वो उस पे धागे लगा के चलाते हैं तो इनको एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि उस पपेट में जान फूक देते हैं।
पहले समय में ये गांव-गांव जाके लोगों को स्टोरी टेल करते थे। राजस्थान में अमर सिंह के किस्से, महाराणा प्रताप के किस्से, रामायण, महाभारत, फोक सॉन्ग स्टोरीज में मूमल महेंद्रा की प्रेम कथाएं। लेकिन जैसा मैंने बताया, सिनेमा, टेलीविजन आने के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित वो स्टोरी टेलिंग वाला आर्ट हुआ, खत्म हो गया। क्योंकि जब लोगों को 2 या 3 घंटे में सिल्वर स्क्रीन पे मूवी देखने को मिल रही है, तो लोगों ने पपेट शो के माध्यम से वो देखना बंद कर दिया और दूसरे जो मनोरंजन के साधन थे पुराने, वो भी धीरे धीरे खत्म होते गए। तो आज भी राजस्थान में पपेट शोज होते हैं, लेकिन वो मोस्टली डांस बेस्ड पपेट शो है, क्योंकि इनको इनहेरिटेंस में ये मिला था कठपुतली बनाना, उसको बेचना, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए इन्होंने फिर ये सोच किया, पपेट बनाते, बेचते, रोड साइड पे खड़े हो जाते, लोगों को पपेट्स दिखाते, डांस दिखाते, फनी मूवमेंट्स करते, पैसा कमाने के लिए। लेकिन उस समय उनको सम्मान नहीं मिलता, कोई 1 पैसा 2 पैसा दे के चला जाता और इनकी भी रोजी रोटी नहीं चल रही थी। तब इनके लोग डाइवर्ट होना शुरू हुए, दूसरे बिजनेस में जाना शुरू हुए ताकि इनकी रोजी रोटी चल। तो इन कलाओं को बचाने का एक प्रयास किया गया। स्टोरी टाइप ऑफ प्रोग्राम काफी पहले खत्म हो चुका है। तो आज जो ये शो हम देखने जा रहे हैं वो एक डांस बेस्ड पपेट शो है। और हर जगह का अलग अलग पपेट शो का शैली होता है। कहीं पे आपने शेडो पपेट देखा होगा, कहीं पे स्टिक पपेट भी होता है, ग्लव्स पपेट भी होता है, फिंगर पपेट भी होता है, वाटर पपेट भी होता है। लेकिन राजस्थान जो फेमस है वो अपनी धागों की कठपुतली के लिए फेमस है, स्ट्रिंग पपेट शो, उंगलियों और स्ट्रिंग से चलने वाली पपेट। ये जो शो है वो स्ट्रिंग पपेट शो है और इसका बेस डांस है। राजस्थानी गीत संगीत से जुड़ा हुआ एक पपेट शो हम आपके सामने लेके आएंगे और आशा करते हैं हमारा प्रयास आप सभी को पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमारी टीम के सदस्यों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। मिस्टर इमामुद्दीन जी कृपया मंच पे आए और वो अपना खड़ताल वादन करके आपका मनोरंजन करेंगे। ये 2 वुडन प्लेट्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं रहते आपस में, 4 टुकड़े हैं अलग अलग लकड़ी के। जोरदार तालियां इनके। और उनके साथ में अनिल जी आचार्य जो ढोलकी पे अपना वादन करके और राजस्थानी गायन करके आपका मनोरंजन करेंगे, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर आइटम के बाद, हर डांस आइटम के बाद आपकी जोरदार तालियां इन कलाकारों को मिलनी चाहिए। आगे इमामुद्दीन जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो आपको बताएं कि हम पपेट शो में क्या लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके एवरीबॉडी स्पीक्स हिंदी, दे अंडरस्टैंड हिंदी, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट पपेट शो। कला, लोक संगीत, नृत्य और कठपुतली कला के कारण विश्व विख्यात है। राजस्थान के लोक कलाकार कभी स्कूल नहीं गए, ये कला अपने परिवार से मिली है, अपने विरासत में मिली है, अपने घराने से मिली है। भारत में विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, क्लासिकल बोले तो कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, महाराष्ट्र का लावणी हो, गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा और राजस्थान का घूमर। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य शैली है, डांस स्टाइल है। पुराने टाइम में जब शादियाँ होती थी तब लोग जो आते थे फैमिली में, तो आदमियों का अलग प्रोग्राम होता था और औरतों का लेडीज प्रोग्राम अलग नहीं था किसी और आदमी का गाने के लिए, सिर्फ लेडीज प्रोग्राम होता था, आदमी सेपरेट करते थे अपना प्रोग्राम। लेकिन आज अगर डांस चल रहा है तो क्या बोलते हैं, आदमी जानबूझकर उनके साथ डांस करेगा, उसमें एकदम स्ट्रिक्ट था। तो हमने क्या है अपने सामने राजस्थानी फोक डांस और राजस्थानी गाना है, पल्लो लटके गोरी रो जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मा पल्लो भीग जाए। पल्लो लटके गोरी थारो पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी थारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल थारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल थारो पल्लो लटके। पल्लो लटके गोरी थारो जियो भरे, ओ पल्लो लटके
जवाल करो एक हो जवाल मतर पल्लो लटके पल्लो लटके कोई दर्दियों भरेंगे ओ पल्लो लटके कोई दर्दियों भरेंगे जरा सा के दो जवाल मतर पल्लो लटके जरा सा के दो जवाल मतर पल्लो लटके जरा सा के दो जवाल मतर पल्लो लटके जरा सा के दो जवाल मतर पल्लो लटके। पुराने टाइम में टीवी, सिनेमा, पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बैकबुक नहीं था। यही था हमारा कठपुतली का खेल। इस कला को बनाने के लिए हमारे दादाजी, पूर्वज कलाकार गांव-गांव जाते थे और कठपुतली के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। उस समय कहानियां होती थी अमर सिंह राठौड़ की, महाराणा प्रताप की, विक्रम बेताल की। बच्चे लोग ध्यान से देखिए, आपके लिए हो रहा है तलवार का खेल। एक गाना गा रहे हैं जो महाराणा प्रताप को डेडिकेट कर रहे हैं कि मायर थारो पूत कटे। माता बोला तुम्हारा पुत्र कहाँ है? कौन था? महाराणा प्रताप। चतुर्दश घोड़े पर चढ़ने वाला कौन था? महाराणा प्रताप। तो लेके आए आपके लिए एक तलवार का खेल। हरदी घाटी में समरी गयो ते तगरो असबार कटे मायर थारो वो पूत कटे एक लिंग दी बाण कटे महाराणा प्रताप कटे घाटी में समरी गयो जब वो केवल कैरवान से यहाँ से होके गुजरते थे तो जैसलमेर की रॉयल फैमिली उनसे टैक्स वसूल करती थी सरवाइव करने के लिए। दूसरे लोग उनके साथ में क्रय विक्रय या एक्सचेंज चीजें करके उनके लिए खाने पानी मसाले का प्रबंध करके, ताकि जब वो कैरवान वाले लोग अगले पड़ाव थार मरुस्थल के अगले पड़ाव तक रुके तो उनके पास में पर्याप्त मात्रा में खाना पानी हो, इस तरह पैसे कमाते थे। और जैसलमेर के काफी सारे लोग सुदूर विदेशों की यात्रा पे उन कैरवान के द्वारा चले जाते थे। तो जब पति पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाते थे 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए, तो पत्नी उसका मरु प्रदेश में इंतजार करती थी। इसे कहा जाता है गोरबंद, कैमल नेकलेस, गोरबंद। और जब वो गोरबंद बना रही होती तो बड़ा खुश होती है, गुनगुनाती है। और यहाँ का राजस्थान का फेमस फोक सॉन्ग है हारो गोरबंद नखराड़ो। उस गीत में वो गा रही है कि कैसे उसने गोरबंद को बनाया है डे बाय डे। और उसी गीत में अपने पति के कैमल से रिक्वेस्ट करती है कि जब तुम मेरे पति को सुरक्षित और जल्दी वापस लेके आओगे मरु प्रदेश, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर गहना गोरबंद गिफ्ट करूंगी। तो ये आइटम के अनुसार आज वो नायिका मरु प्रदेश में वो गीत गा रही है। और हाउएवर कैमल ने उस गीत को सुन लिया है, वो अपने मालिक के साथ झूमता हुआ गाता हुआ मरु प्रदेश की ओर लौट रहा है। कभी कभी अपने मालिक के धैर्य की परीक्षा लेता है, रुक जाता है, आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, लेकिन अंततः उसको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। तो देखिए कैमल डांस गोरबंद नखराड़ो नेक्स्ट परफॉर्मेंस।
और अब लिखे हैं आपके सामने कैमल डांस, राजस्थानी फेमस फोक सॉन्ग गौरव। हुलड़ली लुमारे जुबा गोरी बांधी नदीला आई जमरो गोरी बांधी रूपाओ हुलड़ली जुबा जुबा गर 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 जुबारे जुबा गर 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 जुबारे जुबा राई मारो गोरी बांधी नदीला देखिए वो खाना खाली कर रहा है, वो चल नहीं रहा है, वो मालिक की परीक्षा ले रहा है। उस टाइम फरारी यही थी। जुबा जुबा रे धरे धरे जुबा रे जुबा रे रे वारो गोरी बांधी आई कमरो गोरी बांधी रूपारो ओलड़ी जुबा रे धरे धरे जुबा रे वारो गोरी बांधी नकीरा आई कमरो गोरी बांधी रूपारो आई कमरो गोरी बांधी नकीरा आई कमरो गोरी बांधी नकीरा निबोड़ा अरे काचा काचा छोटा छोटा निबोड़ा लाए मने लाई दो मारी सखी नजना वीरू सहारे छोटा निबोड़ा लाए दूरी बुलाओ अरे काचा काचा छोटा छोटा निबोड़ा लाए अरे हालो 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 पिया गठरी लाई मारी सखी नजना वीरू सहारे छोटा निबोड़ा लाए अरे काचा काचा छोटा छोटा निबोड़ा लाए और भी पूछ रहा है क्या, मतलब मिली नहीं तो पहुंचे नहीं इसके पास। देखिए एक बच्चे की तरफ देखिए
Oh my God, it's very sad right now. बच्चे कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं। देखिए इस पकड़ो अपने दोस्त को पूछ रहा है कि भाई तूने मेरी बॉल दी है तो मुझे दे दे, तलवार मारने का वो आपको, उसके हाथ में तलवार है। ओहो, इन्वेस्टिगेशन, सर्चिंग द बॉल, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही, देखो आप तलाशी हो रही है उसकी, क्या पता उसने जेब में छुपा ली हो। और कुछ समय के बाद में इसको इसकी बॉल मिल जाती है। हर बार जन्म लेना पड़ता है, कभी महिला के रूप में और कभी पुरुष के रूप में। तो उसी फिलोसफी में बेस्ड है हमारा नेक्स्ट आइटम, समटाइम मैन, समटाइम वुमेन, समटाइम वुमेन, समटाइम मैन। नेक्स्ट बिल्कुल तो लेके आए आपके सामने डबल पपेट 2 in 1। बालम जी मोहरा, सायक जी मोहरा, बालम जी मोहरा, बरसे। सायक जी मोहरा, बरसे। बालम जी मोहरा, हमारे सायक जी मोहरा, हमारे बालम जी मोहरा, मीर बरसे। राती अंधारी बिगड़ी कभी राती अंधारी बिगड़ी कभी सायक जी मोहरा, बालम जी मोहरा, सायक जी मोहरा, बरसे। बालम जी मोहरा, अरे सायक जी मोहरा, अरे बालम जी मोहरा, मीर बरसे। लेके आए एक छोटा सा जुगलबंदी। आपने बड़े बड़े फनकारों को सुना होगा, दिग्गज कलाकारों को सुना होगा। बोले तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, पंडित रविशंकर साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा, कई बड़े बड़े उनका जुगलबंदी होता है। हमारा जुगलबंदी खाली एक लकड़ी के टुकड़े अपने पेड़ का सबक था। छोटी सी उम्र में मैंने बजाना सीखा अपने परिवार से। मैं कभी स्कूल नहीं गया इस कला को सीखने के लिए, म्यूजिक और पपेट्स।
ये कला आपने विरासत में मिली है और 3-4 साल के साथ में ये मैंने बजाना सीखा है और धीरे धीरे लोगों के साथ मैंने बजाना शुरू किया। उसके बाद मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, फिर मैंने इंडियन क्लासिकल कथक के साथ भी कोलैबोरेशन किया और कुछ वेस्टर्न म्यूजिक के साथ भी किया, भी किया और छोटे मोटे देशों में भी किया है। अच्छा आप बुलाते हैं शादी विवाह फेस्टिवल, तो एक जुगलबंदी आपके साथ हो जाए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो उस ताली में आपका ताली जाएगा मिलेगा तब ताली बज पाएगी मेरी, ठीक है। तो ये हड़ताल इंस्ट्रूमेंट का नाम है और इसको हम कैसे बजा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो जादू है, कुछ नहीं है, एकदम फ्री, लेकिन कैसे पकड़ के आपको थोड़ा बताता हूँ। और आज भी बच्चों को सिखाया, कई बच्चों को सिखा चुका हूँ और ऑफलाइन ये टाइप लूज अब्रिक जस्ट लिसन मी, मैं बीट करूंगा एक